बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत। देखिए, मैंने आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के तहत अपन दो या दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य किस प्रकार से संबंध स्थापित किए जाते हैं और आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, व्यापारिक इन चीज़ों का आदान प्रदान किया जाता है। लेकिन इनमें अपन ये मानते हैं कि अमेरिका की विदेश नीति विशेष महत्व रखती है, क्योंकि शीत युद्धकालीन समय में पूंजीवादी राज्यों का नेतृत्व करने वाले और सोवियत संघ के बिखराव के बाद एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना की गई थी। सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि अमेरिका की विदेश नीति किस प्रकार से निर्धारित है और कैसे हुई। हालांकि प्रत्येक राष्ट्र की अपनी कुछ विदेश नीतियाँ होती हैं और वह स्वतंत्रतापूर्वक इसका कार्य करते हैं। वह किसी भी रूप में लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित स्वतंत्र विदेश नीतियों का संचालन करते हैं। सामान्यतः यूरोपीय देशों में अपन अमेरिका की विदेश नीति को विशेष महत्व देते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अमेरिका का विशेष प्रभाव रहा है और उसकी विदेश नीति को समझना अति आवश्यक है। तो सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संपूर्ण विश्व जब दो भागों में विभाजित हो गया था, तो ऐसी स्थिति में अमेरिका ने कौन सी विदेश नीति का अनुसरण किया और किस आधार पर उन्होंने साम्यवाद को रोकने और अपने विदेश नीति के कुछ तत्वों को निर्धारित किया, या अपन कह सकते हैं कि उसका महत्व क्यों माना जाता है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इस चीज़ को अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सामान्यतः देखिए, विदेश नीति के निर्धारक तत्व क्या होते हैं। निर्धारक तत्वों में अपन मानते हैं कि जैसे कि भौगोलिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति कैसी है, पड़ोसी राज्यों से कितनी सुरक्षात्मक, यह चीज़ें विशेष तौर से विदेश नीति के निर्धारक में महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं। तो सबसे पहले देखिए कि निर्धारक तत्वों में पहला है आपका भौगोलिक स्थिति। तो अपन मानते हैं कि अमेरिका पश्चिमी गोलार्ध में स्थित एक सुरक्षित है और पूर्ण रूप से उसके प्राकृतिक संसाधन एवं जलवायु उनके अनुकूल मानी जाती है, जिसके कारण उसे किसी प्रकार की कभी कोई कठिनाई महसूस नहीं होती और आत्मनिर्भर रूप से यानी कार्य करता है। दूसरा माना जाता है कि प्राकृतिक साधन। देखिए, अमेरिका के पास में उद्योग धंधे, खाद्यान्न की आपूर्ति और आर्थिक निर्भरता ये विशेष कारण माने जाते हैं जो विदेश नीति का निर्धारण करते हैं। जिन राज्यों की स्थिति आर्थिक रूप से कमज़ोर होती है वो दूसरे राज्यों पर आश्रित होते हैं, जहाँ की जलवायु ठीक प्रकार से नहीं होती है वहाँ पर अन्य देशों से आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यदि खाद्यान्न की पूर्ति नहीं होती तो लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विदेशी कर्ज लेना पड़ता है, जबकि अमेरिका इस प्रकार का राज्य नहीं है। वह अपने खाद्यान्न की पूर्ति भी करता है, अच्छे उद्योग धंधे हैं और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर राष्ट्र माना जाता है। ये इसके निर्धारण का महत्वपूर्ण कारण है। इसके बाद देखिए कि सुरक्षात्मक। अक्सर ऐसा होता है कि एक राष्ट्र यदि पड़ोसी राज्य शक्तिशाली हो तो उसे उसकी सुरक्षा की चिंता रहती है और उसे सैनिक शक्ति अधिक लगानी पड़ती है, जबकि अमेरिका के पड़ोसी राज्य बिल्कुल दुर्बल राष्ट्र हैं, तो इसलिए सुरक्षा की अधिक आवश्यकता नहीं होती और वह एक सुरक्षा के रूप में ही कार्य करता है या अपनी विदेश नीति को निर्धारित करता है। इसके बाद देखिए कि मानवीय स्रोत। मानवीय स्रोतों से तात्पर्य क्या होता है कि जिस देश में गरीबी, अशिक्षा इत्यादि अगर ज़्यादा पाई जाती है तो वहाँ प्रति व्यक्ति आय यानी बहुत कम होती है। अमेरिका में गरीबी, शिक्षा नहीं होते हुए शिक्षा का प्रसार अधिक है, रोजगार के साधन अच्छे हैं, वहाँ के श्रमिकों की प्रति व्यक्ति आय अन्य देशों की तुलना में अधिक है और इसलिए पूर्ण रूप से ये माना जाता है कि अमेरिका आत्मनिर्भर इसीलिए माना जाता है जिस प्रकार से प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी की जाती है। इसके बाद देखिए गृह नीति एवं द्विपक्षीय। प्रत्येक राष्ट्र जिस प्रकार से अपने राष्ट्रीय हितों को बनाए रखना चाहता है, अमेरिका का भी यह निर्धारक तत्व है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों को बनाए रखे और विशेष तौर से वहाँ पर रहने वाले यहूदियों को महत्व दिया जाता है और उन्होंने यहूदियों को अधिक महत्व देने के कारण फिलिस्तीन पर या फिलिस्तीन में इजराइल राज्य की स्थापना कर उसको सबसे अधिक सहयोग प्रदान किया गया है। तो समझते। इसके बाद देखिए कि संवैधानिक बंधन। संवैधानिक बंधन भी इस प्रकार के बनाए गए हैं जो अमेरिका की विदेश नीति का निर्धारण करते हैं, जैसे कि वहाँ की शासन व्यवस्था अध्यक्षात्मक होती है, यानी कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में कोई संबंध नहीं होता और अमेरिका एक शक्तिशाली राष्ट्रपति को जन्म देता है। सामान्यतः वहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। इसके बाद देखिए कि अमेरिका के जो भी राष्ट्रपति रहे हैं
वो प्रतिभाशाली नेतृत्व के धनी रहे हैं और विशेष तौर से अमेरिका की विदेश नीति को चरम सीमा तक पहुंचाया है। इसके साथ साथ में देखिए कि युद्ध, संधि, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के कोई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, वह राष्ट्रपति स्वयं अकेला नहीं करके सीनेट, जो वहाँ की संसद का उच्च सदन है, उसकी परामर्श के आधार पर करता है। या अपन ये कह सकते हैं कि सीनेट की स्वीकृति जब तक प्राप्त नहीं होती, अमेरिका युद्ध एवं संधियों की घोषणा नहीं कर सकता। इसके बाद देखिए कि दलगत सहयोग। अधिकांशतः ये देखा जाता है कि यहाँ पर कहीं एक दलीय व्यवस्था पाई जाती है, वहाँ कहीं पर दो दलीय व्यवस्था पाई जाती है, कहीं बहुदलीय व्यवस्था पाई जाती है। लेकिन द्विदलीय व्यवस्था में भी जब दोनों ही दल विरोधी रूप में कार्य करते हैं तो सामंजस्य नहीं बैठ पाता। लेकिन अमेरिका की शासन व्यवस्था में शिथिल दलीय अनुशासन, यानी कि दो दल होते हुए भी दोनों में समायोजन एवं सहयोग की भावना पाई जाती है, और यही कारण है कि वहाँ की विदेश नीति अधिक सफल रही है। इसके बाद देखिए कि सामान्यतः अमेरिका की विदेश नीति के उद्देश्य क्या है, क्या चाहता है अमेरिका। अपनी विदेश नीति का निर्धारण करने के लिए उन्होंने किन चीज़ों को महत्वपूर्ण या ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दिया, तो सबसे पहले देखिए कि उसका था राष्ट्रीय सुरक्षा। सबसे पहले ये मानता है कि राष्ट्र की सुरक्षा और सीमाओं की सुरक्षा अमेरिका का प्रमुख उद्देश्य है और इसके साथ कभी भी कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। दूसरा है जनतंत्र की रक्षा। यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका के द्वारा महत्व दिया जाता है, और वह चाहता है कि अमेरिका में कोई भी शासन व्यवस्था या किसी प्रकार की अन्य शासन व्यवस्था जैसे कि साम्यवादी हो, तानाशाही हो, इस प्रकार की नहीं, केवल लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का ही गठन किया जाना आवश्यक है, और इसी के आधार पर अमेरिका अपनी विदेश नीति का निर्धारण करता है। इसके बाद देखिए कि साम्यवाद का अवरोध करना। अधिकांश पड़ोसी राज्यों में या उसके मित्र राष्ट्रों में जहाँ साम्यवाद का प्रसार बढ़ता जा रहा था, अमेरिका का प्रमुख उद्देश्य ये माना जाता है कि सोवियत संघ के प्रभाव को कम करते हुए साम्यवाद के प्रसार को रोकना, और दूसरी तरफ जहां साम्यवाद की स्थापना होने की संभावना होती है वहां पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का गठन करना, ये माने। इसके बाद देखिए शीत युद्धकालीन समय में अपन ये मानते हैं कि अमेरिका चाहता तो युद्ध को बढ़ावा दे सकता था, लेकिन उन्होंने तनाव को कम करने के लिए विशेष तौर से शक्ति संतुलन सिद्धांत को बनाए रखने के लिए यथावत प्रयत्न किए, और वह विश्व शांति का समर्थन करता है। इसके साथ साथ ये भी माना जाता है कि अमेरिका की विदेश नीति का एक प्रमुख उद्देश्य है आतंकवाद उन्मूलन, क्योंकि आतंकवादी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में तनाव ही उत्पन्न नहीं करती, जबकि मानवीय अधिकारों का भी हनन किया जाता है, इसलिए यह इसका प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। सामान्यतः अब देखिए कि अमेरिका की विदेश नीति की जो विशेषताएं हैं, कैसे कैसे कार्य करती है, कौन कौन से ऐसे कार्य किए हैं जिसके कारण आर्थिक सहायता भी प्रदान की है, उदारीकरण की नीति भी अपनाई है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को बनाए भी रखा है, मानव अधिकारों की भी सुरक्षा के दायित्व को निभाया हुआ है। इस आधार पर अपन बताते हैं कि अमेरिका की विदेश नीति की विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहला है, अमेरिका की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता साम्यवाद के प्रसार को रोकना रहा है। किसी भी प्रकार से वह राष्ट्रों में साम्यवाद का विकास नहीं हो जाए, इसलिए उन्होंने विशेष तौर से उन देशों को आर्थिक सहायता, सोवियत संघ जहां पर देना चाहता हो वहां पर उन देशों को आर्थिक सहायता प्रदान की, और इस कारण वह साम्यवाद को रोकने में काफ़ी हद तक सफल रहा। हालांकि ये माना जाता है कि चीन में जब साम्यवाद की स्थापना हुई तो उस समय ऐसा लगा कि अमेरिका अपनी विदेश नीति में विफल हो चुका है, लेकिन धीरे धीरे चीन की और अमेरिका की जब नज़दीकियाँ बढ़ती चली गईं तो ऐसा माना जाने लगा कि वास्तव में तनाव कम किया है और साम्यवाद के प्रसार से अमेरिका पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। इसके बाद देखिए कि सैनिक संधियों की नीति दूसरी है, जहाँ सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अमेरिका ने सैनिक संगठनों का निर्माण किया। सैनिक संगठनों का निर्माण करना उसकी मजबूरी भी मानी जाती है। क्यों? इसकी शक्ति संतुलन सिद्धांत को बनाए रखने के लिए सैनिक संगठनों का होना अति आवश्यक है, और 1949 में उन्होंने नाटो सैनिक संगठन का निर्माण किया। इसके बाद में 1955 में उन्होंने सीटो सैनिक संगठन का निर्माण किया। लेकिन ये अलग बात है कि सोवियत संघ ने भी 1955 में ही वर्सापेक्ट एक सैनिक संगठन का निर्माण किया, लेकिन फिर भी अमेरिका की नीति सैनिक संगठनों को बनाए रखने की मानी जाती है। इसके बाद देखिए विदेशी आर्थिक सहायता की नीति।
सबसे जो महत्वपूर्ण बात मानी जाती है अमेरिका की, वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जितना विकासात्मक कार्य या जितना सहयोग अन्य छोटे राज्यों को या विकासशील राष्ट्रों को या अविकसित राष्ट्रों को किया है, शायद अन्य किसी राज्य ने नहीं अपनाया। उन्होंने आर्थिक सहायता की नीति अपनाई और सबसे पहले 1945 से 1949 के मध्य उन्होंने एक नीति अनुसरण की जिसे कहते हैं उदारपट्टा नीति। इस उदारपट्टा नीति के तहत $1 मिलियन की आर्थिक सहायता सहयोगी राष्ट्रों को, या अपन ये कह सकते हैं कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील और अविकसित राष्ट्रों को भी आर्थिक सहायता प्रदान की। हालांकि ये भी माना जाता है कि उन्होंने यूरोपीय देशों को भी आर्थिक सहायता प्रदान की थी, लेकिन कुछ अविकसित राष्ट्रों को भी आर्थिक सहायता प्रदान की थी। इसके बाद देखिए कि 1948 से 1952 के तहत एक मार्शल योजना संचालित की थी, और मार्शल योजना विशेष तौर से यूरोपीय देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी, जिसमें 16 राज्यों को लगभग $20 अरब की आर्थिक सहायता प्रदान की थी, जिसके तहत वह व्यापारिक समझौते भी माने जाते हैं। उसे आर्थिक सहयोग की नीति भी कह सकते हैं, उसे अन्य प्रकार के व्यापारिक या आर्थिक समझौतों के रूप में लिया जाता है। इसके बाद देखिए, एक राष्ट्रपति ट्रूमैन ने एक 4 सूत्रीय कार्यक्रम भी जारी किया। इस 4 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत भी उन्होंने आर्थिक सहायता की नीति अपनाई, और फरवरी 1949 में यानी तकनीकी क्षेत्र में सहायता प्रदान करने के लिए उन्होंने यानी कि किसी भी विदेशी राज्य को ऋण लेने की या कर्ज लेने की स्वीकृति प्रदान कर दी थी। इसके साथ साथ अपन ये कह सकते हैं कि मानवीय अधिकारों का समर्थन करना। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के सदस्य मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, या ये कह सकते हैं कि 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में स्वीकृति प्रदान की थी। इसके बाद देखिए, लोकतंत्र के नाम पर हस्तक्षेप। अमेरिका की ये विदेश नीति रही है विशेष तौर से कि वह लोकतंत्र को बहाल तो करना चाहता है, लेकिन उन्होंने लोकतंत्र के नाम पर कुछ देशों में आंतरिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। वो मानता है कि किसी न किसी रूप में ये हमारे व्यापारिक केंद्र हैं और इस पर लोकतंत्र के आधार पर ही हमें व्यापारिक क्षेत्र में सहायता प्रदान कर सकते हैं, और उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप की नीति को अपनाना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद देखिए, विकासशील देशों पर दबाव बनाना। विकासशील देशों पर दबाव बनाने से मेरा तात्पर्य यह है कि उनको पहले तो कर्ज दे दिया, और कर्ज देने के बाद में उसकी ब्याज दरों को ज़्यादा बढ़ाकर उन पर दबाव बनाने की नीति को अपनाया। उन्होंने इस बात को महसूस किया कि वह अमेरिकी दबाव में बने रहें, और विकासशील देशों को जितना उन्होंने कर्ज दिया उसके एवज में या तो उन्होंने कच्चे माल की आपूर्ति की है या उस पर किसी न किसी प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से दबाव बनाया है। इसी प्रकार से देखिए, आतंकवाद का विरोध करना, ये अमेरिकी विदेश नीति की विशेषता मानी जाती है कि उन्होंने 2001 में होने वाले अमेरिकी हमले के बाद इस विदेश नीति को और ज़्यादा महत्व दिया, और उन्होंने आतंकवाद के उन्मूलन या आतंकवाद को समाप्त करने पर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विशेष जोर दिया। एशिया प्रांत के प्रति रुचि। अमेरिका मानता था कि एशिया अमेरिका के लिए सबसे बड़ा बाजार मिल सकता है। हालांकि निवेश बहुत होता है, लेकिन आयात के साथ साथ में कच्चे माल की आयात की पूर्ति तो होती है, लेकिन तैयार माल को बेचने के लिए या खपाने के लिए एशिया से अच्छा और कोई क्षेत्र नहीं हो सकता, क्योंकि एशिया के लोग अधिकांशतः आधुनिकता को प्राप्त करना और सुख सुविधाएं भोगना चाहते थे, जबकि यहाँ पर विकास इतना नहीं था कि वे इन संसाधनों का उपयोग कर सकें। तो इसलिए एशिया के प्रति अमेरिका की रुचि बढ़ी, क्योंकि यह एक व्यापारिक क्षेत्र था। इसके बाद देखिए, इसकी विदेश नीति के कुछ चरण देखा गया। सामान्यतः अपन ये मानते हैं कि इनके जो चरण हैं, जो प्रारंभ से 1945 से लेकर और वर्तमान तक के आपको बताने हैं कि किस प्रकार से कौन से चरण में किस देश के साथ में संबंध स्थापित किया गया है और कौन से देश के साथ में कब संबंध स्थापित किया है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अगले चैप्टर में बताएंगे आपको कि किस प्रकार इसके चरण निर्धारित किए गए हैं और 1945 से वर्तमान तक की अमेरिकी विदेश नीति क्या रही है। धन्यवाद।